Good morning, everyone. Myself, Dr. Devendra from Pandit Nekiram Sharma Government College, Rohtak. Our topic for today's discussion is cytoskeleton. So, cytoskeleton is a complex network of interlinking microtubules and microfilaments. So, these two elements, microtubules and microfilament, will make a net-like structures inside the cytoplasm, which will make the cell shape, and its cytoskeleton existence, or first time it was reported by the Kolzhov, and this cytoskeleton is found in all the types of the cell, whether it is archaea, bacteria or eukaryotic cells. So both prokaryotic and eukaryotic cells containing the cytoskeleton in one or other form. So this, but we can say, or it is clear that the cytoskeleton present in prokaryotic or eukaryotic cells are made up of same kind of proteins. Like microtubules present होंगे डिफरेंट टाइप के सेल्स के अंदर, वो सेम प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, चाहे वो माइक्रोफिलामेंट की बात कर रहे हो तो सभी तरह की सेल्स के अंदर जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ऑल दीज साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ द प्रोटीन्स. ओके, अब जो साइटोस्केलेटन है, दिस साइटोस्केलेटन कंटेनिंग द थ्री काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ द सेल्स. Number 1 is microtubule, number 2 is microfilament, and number 3 is intermediate filament. So various types of the cells are containing either one of or two of them, or either all of them inside any kind of the cells. So in this lecture we will discuss about the microtubule only. Microtubules first time reported by the Robertis and Franchi in the axons of medullated nerve fibers. और medullated nerve fibers में जो microtubules इन्होंने ऑब्जर्व किए थे, उनको इन्होंने नाम दिया था neurotubules because of their presence in the nerve cells. But later on, Porter in 1955 also reported the microtubules in the spindle fibers. और स्पिंडल फाइबर में जो उसने ऑब्जर्व किया था उसको उसने नाम दिया था माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर अकरेंस की बात करें, देखो हम साइटोस्केलेटन की बात नहीं, टोटल साइटोस्केलेटन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली माइक्रोट्यूब्यूल्स विच इज़ द वन एलिमेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो केवल यूकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स जैसे सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, एस्ट्रल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर केवल ये क्या है, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर ये आपको मिलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. लेकिन इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसी जो है वहाँ पे भी एब्सेंट होंगे, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी जो है एब्सेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं. इसके अलावा हर तरह की सेल्स के अंदर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे. अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो दो तरह के होते हैं, लेबाइल टाइप एंड स्टेबल टाइप. सो लेबाइल टाइप के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो अमीबा के स्यूडोपोडिया के अंदर मिलेंगे आपको, और माइटोटिक स्पिंडल जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उन स्पिंडल फाइबर्स के अंदर और स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं उनको लेबाइल टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं. और लेबाइल टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स वो होते हैं जो इनहिबिटर्स के द्वारा डिसरप्ट किए जाते हैं, है ना. दे कैन बी डिसऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर. तो कोई भी इनहिबिटर जब उनका प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएंगे, डीपॉलीमराइज हो जाएंगे, अलग अलग अपनी जो यूनिट है मोनोमर यूनिट्स के अंदर डिसरप्ट हो जाते हैं. तो इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स को लेबाइल टाइप माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं.
दूसरा जो स्टेबल टाइप का माइक्रोट्यूब्यूल होता है, उस स्टेबल टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर, है ना। लेकिन ये स्टेबल टाइप जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दीज आर लेस सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स का इनके ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो ये एक तरह से परमानेंट टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक बार बन जाते हैं तो लाइफ टाइम जो है वो रहते हैं। तो ये दो तरह के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स। तो लेबाइल टाइप आर मोर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स एंड स्टेबल टाइप microtubules are less sensitive to inhibitors। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देखेंगे कि एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये देखो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है। एक सिलेंडर है, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बीच में से खाली होती है, बीच में से होलो होता है, और 250 एंगस्ट्रॉम का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना। इस 250 एंगस्ट्रॉम के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे 13 प्रोटोफिलामेंट्स, 13 बहुत पतले पतले फाइबर्स, बहुत ही जो है थिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं पूरे सिलेंडर के अंदर। तो दिस वन माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट्स। तो इसके अंदर जो फाइबर्स हैं 13 फाइबर्स, उनको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट्स या प्रोटोट्यूब्यूल्स। तो 13 प्रोटोट्यूब्यूल्स से मिलके एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे बुक के अंदर कि भाई जो कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जिसके अंदर केवल 12 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जिनके अंदर 15 प्रोटोफिलामेंट्स भी मिलते हैं। तो अगर एपिडर्मल सेल्स ऑफ कॉकरोच की बात करें, वहाँ पे 12 प्रोटोफिलामेंट्स मिलेंगे एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर। और अगर हम मेल क्रेफिश की बात करेंगे तो उसके स्पर्म की आर्म के अंदर हम देखेंगे, उसके स्पर्म की एक आर्म होती है, उस आर्म के अंदर हम देखेंगे तो 15 जो है प्रोटोफिलामेंट्स मिलेंगे एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। अदरवाइज क्या है कि 13 प्रोटोफिलामेंट्स से मिलके वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। अब इस माइक्रोट्यूब्यूल जो है, इस माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर एक डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है। क्या होती है? पोलैरिटी। अब वो पोलैरिटी क्या होती है ना। पोलैरिटी क्या है कि एक एंड को तो हम पॉजिटिव एंड बोलते हैं, दूसरे एंड को हम नेगेटिव एंड बोलते हैं। सो दिस काइंड ऑफ पोलैरिटी प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो पोलैरिटी होती है वो इसकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। वो पोलैरिटी अभी आपको समझ में आएगी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक एंड को पॉजिटिव एंड और दूसरे एंड को नेगेटिव एंड क्यों बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, है ना। तो अलग अलग ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की प्रेजेंट होने की वजह से ही क्या बोलते हैं इसको कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर एक डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है। ठीक है, तो कैसे बनेगी कि ये जो 13 जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर, वो हर एक प्रोटोफिलामेंट, ईच प्रोटोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 काइंड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, है ना। 2 काइंड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये देखो अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, इन दोनों प्रोटीन से मिलकर पूरा प्रोटोफिलामेंट बनता है। तो देखो एक एंड के ऊपर तो क्या होगा, अल्फा ट्यूबुलिन मिलेगा आपको, दूसरे एंड के ऊपर बीटा ट्यूबुलिन मिलेगा, है ना। तो जिस एंड के ऊपर अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ा होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव एंड जिस एंड पे बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अटैच्ड होंगे उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंड। तो माइक्रोट्यूब्यूल का एक एंड ऐसा होगा जिसके ऊपर सारे के सारे बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अटैच्ड होंगे, और दूसरे एंड के ऊपर क्या होगा कि अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अटैच्ड होंगे पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक सरफेस पे, है ना। तो जिस सरफेस पे अल्फा ट्यूबुलिन है उसको नेगेटिव एंड, जिस सरफेस पे बीटा ट्यूबुलिन है उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो पोलैरिटी जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। अब हम इसका देखते हैं पॉलीमराइजेशन एंड डीपोलीमराइजेशन कैसे होता है। जो 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर, दीज प्रोटोफिलामेंट्स आर अरेंज्ड इन ए हेलिकल मैनर। ठीक है, तो एक जैसे हेलिक्स बनता है ना, हेलिकल मैनर के अंदर वो सारे के सारे इस तरह से वो अरेंज्ड होते हैं, है ना। तो इसके ऊपर जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और वो हेलिकल स्ट्रक्चर कौन बनाते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड बाय द 13 प्रोटोफिलामेंट। अब इसकी पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो अगर कैल्शियम आयन,
है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कैल्शियम आयन और 0 डिग्री टेम्परेचर है तो वो हो जाएगा डीपॉलीमराइजेशन, यानी कि जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं, दीज प्रोटोफिलामेंट विल चेंज इनटू द मोनोमर यूनिट, अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनकी मोनोमेरिक यूनिट के अंदर वो चेंज हो जाएंगे अगर वहाँ पे कैल्शियम आयन ज़्यादा है और 0 डिग्री टेम्परेचर है तो। अगर मैग्नीशियम आयन है, अगर मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस ज़्यादा है और 37 डिग्री टेम्परेचर उसको अवेलेबल है तो कौन सी प्रोसेस होगी, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगी। अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे और अटैच होके क्या बनाएंगे, वो पॉलीमराइजेशन से पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अटैचमेंट होता है, ये जो अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर्स का जो अटैचमेंट होता है वो पॉजिटिव एंड के ऊपर अटैचमेंट ज़्यादा होता है, नेगेटिव एंड के ऊपर अटैचमेंट कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड डीपॉलीमराइजेशन इज टेकिंग प्लेस एट द पॉजिटिव एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। नेगेटिव एंड पे पॉलीमराइजेशन कम होता है, पॉजिटिव एंड पे पॉलीमराइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके साथ हमने ये बात की कि जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए हैं। अब इस ट्यूबुलिन प्रोटीन के अलावा कुछ और भी सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उन प्रोटीन्स को हम बोल देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जिनको मैप्स बोलते हैं, है ना, मैप्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स को क्या बोलेंगे, मैप्स। तो वो कौन कौन से हैं माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स? नंबर 1 है टाउ प्रोटीन। दिस टाउ प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स। तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है अल्फा बीटा, उन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की असेंबली इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन करता है, टाउ प्रोटीन, ठीक है। सेकंड मैप्स है, सेकेंडरी जो प्रोटीन दूसरा है वो है काइनेज प्रोटीन, और ये काइनेज प्रोटीन क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द ट्यूबुलिन सब यूनिट्स। ट्यूबुलिन सब यूनिट्स के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट जो होता है वो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है। दिस फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द काइनेज प्रोटीन प्रेजेंट विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये 2 एक्सेसरी प्रोटीन्स है ना। इसके अलावा कुछ मोटर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में, जो इसकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इसको बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। वो कौन कौन से मोटर प्रोटीन्स हैं, काइनेसिन एंड डाइनिन प्रोटीन्स, है ना, काइनेसिन एंड डाइनिन। अब क्या है कि देखो मैंने बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स की 2 एंड होते हैं, पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड। उस माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर अगर किसी वेसिकल का मूवमेंट कराना है ना, मान लो ये वेसिकल है बी, इस वेसिकल को मूवमेंट कराना है या तो पॉजिटिव एंड की तरफ या नेगेटिव एंड की तरफ, तो काइनेसिन जो प्रोटीन अटैच्ड होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में, उसको पॉजिटिव एंड की तरफ जो मूवमेंट कराता है वो होता है काइनेसिन प्रोटीन, और नेगेटिव एंड की तरफ जो मूवमेंट कराता है वो होता है डाइनिन प्रोटीन। सो दीज 2 प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द वेसिकल्स ऑन द माइक्रोट्यूब्यूल्स, वेदर इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड और वेदर इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। तो ये 2 तरह के प्रोटीन्स ये होते हैं मैप्स के अंदर। तो 2 हमने टाउ प्रोटीन, काइनेज प्रोटीन, दूसरा काइनेसिन प्रोटीन, डाइनिन प्रोटीन। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसके कुछ ऑर्गेनाइजर सेंटर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजर सेंटर्स, जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन होता है। तो कुछ हमारी सेल्स के अंदर, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वो 2 ऑर्गेनाइजर सेंटर कौन कौन से होते हैं, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रोसोम। बेसल बॉडीज में से आपको पता है सीलिया या फ्लैजिला का ओरिजिन होता है, तो वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर मोनोमर यूनिट्स अटैच होते जाते हैं जो सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा MTOC होता है सेंट्रोसोम,
जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन काम करता है। और सेंट्रोसोम के अंदर आपको पता है स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन। तो सेंट्रोसोम के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन, ये 2 सेंटर होते हैं सेल्स के अंदर जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या फंक्शन करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा कौन कौन से फंक्शन किए। सबसे पहला फंक्शन है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द ऑल द काइंड्स ऑफ द सेल शेप। जिस भी तरह की, मान लो ये जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल है ना, फाइब्रोब्लास्ट सेल कौन सी होती है, फाइबर सीक्रेटिंग सेल्स, जो बहुत सारे फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है, जहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये देखो न्यूरॉन। तो ये अलग अलग दोनों स्ट्रक्चर, दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर मेंटेन्ड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो पहला फंक्शन हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आप देखेंगे कि जो लोकोमोशन होता है थ्रू द सीलिया और फ्लैजिला, है ना। आपको पता है कि सीलिया एंड फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो फ्लैजिला एंड सीलिया के अंदर, वो फ्लैजिला और सीलिया जो लोकोमोशन प्रोवाइड कराते हैं वेरियस एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को। तो अल्टीमेटली दीज लोकोमोशन आर प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल के ही फ्लैजिला एंड सीलिया बने हुए हैं। दोनों की सीलिया और फ्लैजिला की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। इसके अंदर जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर अंडुलेटिंग वेव जाती है, बेस से लेके टिप तक अंडुलेटिंग वेव यहाँ से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। ठीक है, और लेकिन जो सीलिया होता है, सीलिया के अंदर जो मूवमेंट होता है वो एक तरह से रोटेशनल मूवमेंट होता है, सिंक्रोनेसली बीटिंग करते हैं सारे के सारे सीलिया। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम करती है इन दोनों के अंदर। तो दिस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइडिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन ईच अदर। तो अल्टीमेटली जो सीलिया एंड फ्लैजिला का जो फंक्शन होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा ही किया जाता है। तो लोकोमोशन के अंदर इसका रोल हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स का। एक तीसरा रोल मैं आपको बता दूं, सेल डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर जो एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है ना। एस्ट्रल रेज देखो, ये जहाँ से जो है एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है। ये जो एस्ट्रल रेज, ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर के साथ में अटैच होते हैं, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ में अटैच होकर क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो ऑल दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल के ही स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बने होते हैं। तो सेल डिवीजन के अंदर भी इनका रोल होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। जो नेक्स्ट फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो है नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन में कैसे रोल प्ले करते हैं, ये जो एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन्स के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोट्यूब्यूल्स। अब ये जो न्यूरोट्यूब्यूल्स 2 तरह के फंक्शन करते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। एक तो क्या करते हैं कि जो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है ना, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू ही किया जाता है। जो ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, दैट ट्रांसमिशन इज ऑन द माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा यहाँ पे वेसिकल्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसिकल्स के अंदर पैक होते हैं, साइनेप्स के ऊपर अगर आपने देखा होगा, तो उन वेसिकल्स का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सोन एंड फ्रॉम एक्सोन टू द सेल बॉडी। 2 तरह से हो सकता है। देखो, ये सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ एंड एक्सोन से जो है सेल बॉडी की तरफ, 2 तरह का ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो ट्रांसपोर्ट सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ होता है उसको बोलते हैं एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, एंड साइनेप्स या एक्सोन से सेल बॉडी की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ऑल दीज ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल विच आर फुल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज डन बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द न्यूरोनल सेल्स। तो न्यूरोनल सेल्स के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है वो है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है कि विद इन द सेल जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, विद इन द सेल जहाँ से भी वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट, कहीं से भी ईआर से गोल्जी, गोल्जी से ईआर, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पे भी वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑल दीज वेसिकल ट्रांसपोर्ट इज मीडिएटेड बाय द
microtubules and associated protein with microtubules like kinesin and dynein। तो डाइनिन और काइनेसिन जो प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में जो एसोसिएटेड होते हैं वो वेसिकल्स को लेके जाते हैं पॉजिटिव एंड या नेगेटिव एंड के अंदर। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट जितना भी होता है ऑल दीज ट्रांसपोर्ट आर मीडिएटेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये थे कुछ प्राइमरी फंक्शंस। इसके अलावा अदर फंक्शंस में स्किन कलरेशन का फंक्शन कैसे होगा, जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं, है ना, जो क्रोमेटोफोर्स एम्फीबिया की स्किन के अंदर और जो फिश की जो स्केल्स के अंदर है ना, वहाँ पे जो कलर चेंज होता है, तो वो कलर चेंज जो होता है वो एक्चुअल में क्रोमेटोफोर्स होते हैं जिनके अंदर कलर स्टोर होते हैं। तो वो कलर स्टोरिंग जो क्रोमेटोफोर होते हैं, इन कलर स्टोरिंग क्रोमेटोफोर्स का मूवमेंट ऑन द स्किन और डीप इनसाइड द स्किन। तो अगर ये क्रोमेटोफोर स्किन के ऊपर आ जाएंगे तो डार्क कलर हो जाएगा, और ये क्रोमेटोफोर डीप इनसाइड द स्किन चले जाएंगे, अंदर डीप टिश्यू के अंदर चले जाएंगे, तो स्किन का कलर जो हो लाइट कलर हो जाएगा। तो ये जो क्रोमेटोफोर्स का मूवमेंट है ऑन द स्किन और डीप इनसाइड द स्किन इज मीडिएटेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ही स्किन का कलर जो होता है वो चेंज होता है। नेक्स्ट फंक्शन है मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस का मतलब जो अलग अलग तरह की जितनी भी सेल्स होती हैं, मान लो ये इस तरह की सेल होगी या ये तरह की सेल होगी, जब एक सेल ग्रो करके डिवाइड करती है तो उसकी सेल शेप के अंदर कुछ चेंज होता है ना, साइज बड़ा होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, डिवाइड होती है। तो वो जो सेल की जितने भी जो शेप के अंदर चेंजेज होते हैं, ऑल दीज चेंजेज इन द सेल, चाहे वो डिफरेंशिएशन के टाइम में हो, चाहे डिवीजन के टाइम में हो, चाहे ग्रोथ के टाइम पे हो, ऑल दीज चेंजेज आर मीडिएटेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेल। इसके अलावा अगला फंक्शन है सेंसरी ट्रांसडक्शन। सेंसरी ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर मिकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मिकेनो यानी कि मैकेनिकल रिसेप्टर्स, मिकेनो रिसेप्टर होते हैं। उन मिकेनो रिसेप्टर्स के अंदर, है ना, जैसे इंसेक्ट्स के अंदर हैं, ऑडिटरी या हेयर सेल्स के अंदर जो इनर सेल होता है हमारा, वो इनर सेल्स के अंदर जो हेयर सेल्स होती है जिनके पास वो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, सेंसरी हेयर्स होते हैं, तो उन सब के अंदर जैसे रोड्स और कोन्स ऑफ रेटिना है, उनके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, ट्रांसड्यूसर का काम करते हैं, यानी कि क्या करेंगे कि वो सिग्नल को रिसीव करके आगे की तरफ सेंड करते हैं। तो ट्रांसडक्शन का जो काम होता है, सेंसरी ट्रांसडक्शन इज मीडिएटेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग अलग तरह के सेंसरी सेल्स, जैसे मैंने बताया कि मिकेनो रिसेप्टर ऑफ द इंसेक्ट्स, ऑडिटरी एंड हेयर सेल्स ऑफ इनर ईयर, रोड्स एंड कोन्स ऑफ रेटिना, है ना, तो उनके साथ में नर्व फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। तो उन नर्व फाइबर्स के साथ में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्रांसड्यूसर का काम करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वो स्टिमुलाई को नर्व इंपल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे बाहर से टच किया तो वो टच जो है उस टच को सेंसरी सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। तो सेंसरी ट्रांसडक्शन का भी काम करते हैं, सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन का भी काम करते हैं, है ना। तो जो सेलुलोज का जो ओरिएंटेशन होता है ना, इन द प्लांट सेल, तो उस सेलुलोज का ओरिएंटेशन कहाँ पे कौन सा कितना सेलुलोज डिपॉजिट होना है, कौन से एरिया में होता है, ऑल दीज आर ऑर्गेनाइजेशन विल बी डन बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत सारी सेल्स के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करते हैं, जैसे सीलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीलिया बने ही माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडीज एंड माइटोटिक स्पिंडल, जितने भी तरह के स्ट्रक्चर हैं, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही है। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो माइक्रोफिलामेंट्स का मैं आपको लेके आऊँगा। थैंक यू।